Hello everyone, welcome to the We Can. Today we will start the chapter number 4, Tribal Society and the Challenge of Colonialism of History, Class 8th. Okay, first of all, see what are the key points of this chapter. First is interference in the freedom of the tribal people. Second is types and occupations of the tribal communities. Third is British rule and tribal people. Fourth is restrictions imposed by the British and revolts by the tribals. ये इसके 4 key points हैं. We will discuss about these points in the latter section of the chapter. Okay, let's start. With the establishment of the British rule, the traditions, customs and practices of the tribals were forced to undergo a transformation. Before analyzing the impact of the British rule on the life of the tribals of India, let us have an understanding about the varied occupations and activities of the tribal communities. सबसे पहले ये आपको उनके एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं. ट्राइबल सोसाइटी मीन्स बेटा वो सोसाइटी जो सिविलाइज्ड पीपल होते हैं या जो समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनसे अलग रह जाते हैं, उनसे पीछे रह जाते हैं. वो शहर के अंदर भी नहीं रहते हैं जहाँ सारे सब मकान वगैरह बने हुए होते हैं, उनके साथ भी नहीं रहते हैं. ज़्यादातर वो फॉरेस्ट एरिया जंगल वगैरह में ही रहते हैं. तो उनको जो है ट्राइबल या देहाती जो भी हम कहते हैं वो सोसाइटी है. तो इंडिया में भी बहुत तरह के ट्राइबल एरियाज़ हैं, अलग अलग साइड में हैं, वो अभी हम स्टडी करेंगे. तो उनकी जो सिचुएशन है पहले कैसी थी और रूरल लाइफ में उनके साथ ब्रिटिश रूल में उनके साथ क्या हुआ और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया है, दे मेक यू इंट्रोड्यूस अबाउट देयर लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे डू फॉर देयर सर्वाइवल. Okay, in that pattern the first topic is shifting cultivators. Many tribal groups in India practiced shifting cultivation. They burned the vegetation on small patches of land in the forest. The ash from the fire was used to fertilize the soil. Once the field produced crops, they harvested it and then moved to another field. In the tribal language, this kind of cultivation was known by the different names like Jhum, Bevar, Dahiya, Pondu, Panda, ब्रिंजा, वलरे, किल एट्सेट्रा. जैसा जैसा जो भी ट्राइबल एरिया, अगर नदर्न एरिया है तो उस हिसाब से नाम है, सदर्न एरिया है तो उस हिसाब से नाम है, वेस्टर्न में कुछ और नाम है, ईस्ट में कुछ और, ईस्ट इंडिया है, कोई सी भी वो इंडिया का कोई सा भी पार्ट है तो अलग अलग एरिया में अलग अलग उसके सेम ही चीज़ के नाम है. और सबसे पहली उन्होंने क्वालिटी क्या बताई, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे. इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक जगह टिक के नहीं रहते थे, कोई उनका जैसे वो परमानेंट एड्रेस या कोई घर नहीं था, वो घूमते रहते थे. जैसे हम घुमक्कड़ जाति कहते हैं जिसे हिंदी में, एग्जाम्पल है इसका. तो वो क्या करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनकी लिविंग बता रहे हैं, लिविंग प्रोसेस, कि पहले वो जंगल का कुछ हिस्सा जला देते थे, फिर वो जब पूरा जल जाता राख बन जाती तो उस राख से जो वो पास जहाँ भी वो रुके हुए थे उस टाइम, उस स्टे था उनका, उस फील्ड को क्या फर्टिलाइज करने के काम आती थी वो राख. अब मतलब खुद के फर्टिलाइज़र भी वो खुद ही बनाते थे. आजकल तो आप जानते हैं कितने पेस्टिसाइजर्स और सब चीज़ यूज़ होती है टू मेक क्रॉप्स फर्टिलाइज, तो वो अपने फर्टिलाइज़र भी खुद ही बनाते थे. ऐसे नेचुरल प्रोसेस है. और उसको फिर उस फील्ड में मतलब जो भी है वो डालकर हार्वेस्टिंग करते हो, कल्टीवेशन करते, हार्वेस्टिंग करते और अपना आराम से अपनी जीवन जीते थे. और उस जो कास्ट को या उनको डिफरेंट नेम से बोला जाता था, बता ही दिया मैंने, झुम, बेवर, दहिया. तो द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया practiced shifting cultivation. In order to practice this form of cultivation, the tribes needed to have free movement over the entire forest and the freedom to cultivate a field and then leave it uncultivated for a couple of years. The idea behind it was that the field regained its fertility. In forest areas, the tribes used herbs for medicines, moved
for agriculture implements, bamboo for making fences, baskets, and umbrellas. Thus, the forest tribes were totally dependent on forest products. ये क्या इस पैराग्राफ में wanted to say कि किस तरीके से उन हालांकि उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता था, उनकी ये प्रैक्टिस थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा के लिए छोड़ दिया उस मतलब उस एरिया को, उसको थोड़े टाइम के लिए, थोड़े सालों के लिए छोड़ देते थे कि उनका बिलीव था कि ऐसा करने से जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, वापस रीगेन हो जाएगी, तो इसलिए वो उस जगह को छोड़ के तो दूसरी जगह मूव ऑन कर लेते थे। और जो टोटली उनके जो डेली लाइफ की चीज़ें थी, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे डेली टू डेली लाइफ की कोई भी चीज़ें हों, वो उसी से बैम्बू से बना लिया, जंगल में से चीज़ें लेके अपनी चीज़ें खुद बनाना, तो वो पूरी उनकी डिपेंडेंसी जो थी वो सारे फॉरेस्ट के उन पर ही डिपेंड करती थी, टोटली वो तो फॉरेस्ट पे के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते थे, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल। एंड द सेकंड इज हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। इवन इन द 19th century, many tribal groups still practiced their centuries old occupation of hunting and food gathering. Naturally, these tribal groups were dependent on forest for their survival. The entire group did collective hunting and ate fruits and roots collected from the forests. They sold forest प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। इवन दो 19th सेंचुरी में भी वहाँ इतने मतलब ट्राइबल जो एरिया में था इतना अनडेवलप्ड था, वो इतने मतलब कट डाउन हो गए थे, कट डाउन फ्रॉम द सिटी एरिया, और बाहर क्या चल रहा है उनको कुछ भी पता नहीं बाहर की दुनिया का, वो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। इवन दो 19th सेंचुरी में वो हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे, जहाँ 19th सेंचुरी में जहाँ पर है ना हंटिंग को बैन कर दिया था, वो उनके लाइफ का मतलब लाइफ लाइन टाइप था कि जिएंगे कैसे, हंटिंग नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। खाते भी वो वही थे कि वो जो फ्रूट्स या रूट्स कलेक्टेड करके लाते थे फॉरेस्ट से वही खाते थे, उनके वो फूड का सोर्स था। तो उनकी डिपेंडेंसी तो फॉरेस्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा थी, और इसके लिए उन्हें फ्रीडम चाहिए था कि भाई हम जंगल में कहीं भी घूम सकें, कहीं भी शिकार कर लें, घर बना लें, रह लें, खेती कर लें, ये उनका लाइफ स्टाइल था। थर्ड पॉइंट इज द pastoral tribes. Many tribal groups were pastoral nomad who moved from place to place with their herds of animals like cattle, sheep, goat, and camel. Pastoralists followed a seasonal migration when the grass and fodder got exhausted at the one place and they had to move on in search of new pastures. तो पास्टरल ट्राइब्स क्या होता है, ये भी एक तरह के, ये तीन टाइप बता दिए उन्होंने। एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स काइंड ऑफ ट्राइबल्स होते थे, दूसरा हंटर्स एंड फूड गैदरर्स टाइप ऑफ ट्राइबल्स होते थे, एक होते थे द पास्टरल ट्राइब्स। पास्टरल ट्राइब्स क्या होते थे, अपने जो सारे जानवर हैं उनके साथ जगह से जगह घूमते रहते थे, फिर वहाँ जहाँ ग्रास एंड फॉडर मतलब उनके जो खेत खलियान जो जहाँ भी वो रहते थे, हरियाली जब खत्म हो जाती थी चारा वगैरह जानवरों के लिए, तो फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे, मूव ऑन कर लेते थे। तो ये थर्ड टाइप के थे। एंड द फोर्थ टाइप इज सेटल्ड कल्टीवेटर्स। तो इन कल्टीवेटर्स की क्या क्वालिटी थी, द सेटल कल्टीवेटर्स हैड गिवन अप द ट्राइबल ट्रेडिशंस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंस्टेड they had started settling at one place, tilling their land with the plug. Some tribal groups were also practicing to a settled cultivation. Generally, they followed the tribal tradition of the collectively owning the land. Generally, the land belonged to the entire tribal groups as a whole. All the members of the tribe had rights over the land, but in spite of this basic equality, some powerful members of the tribe became the chief of the tribals and often became spokesperson for their respective tribal groups. And example दे रखे हैं, the Mundas, the Santlas and the Gonds were the settled tribal groups belonging to the eastern and central India. ये जो नाम दे रखे हैं इन ट्राइब्स की जो कम्युनिटी के नाम है, द मुंडा, संतला, ये ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं। इनकी जो
ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये 3-4 जो हैं ये सेटल्ड कल्टीवेटर्स में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इनका पुराना जो था वो ट्रेडिशन छोड़कर जगह से जगह मूव ऑन करना, माइग्रेट करना, वो छोड़कर इन्होंने एक जगह पे रहना, सेटल डाउन होने को पसंद किया। फिर खेती बाड़ी शुरू करी धीरे धीरे। फिर इनके पास इतना था भी नहीं, ये जो ऑफ कोर्स अभी की जो सोसाइटी थी उस टाइम की, उससे पीछे रह गए थे लोगों से। तो उन्होंने क्या किया, मिलकर वो मतलब जनरली ऐसा करते थे कि सब लोग मिलकर एक खेत खरीद लिया, ग्राउंड खरीद लिया, वहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो वो किसी एक का राइट नहीं होता था, सब उसके मिल के ओनर हैं। लेकिन एज द टाइम पासेज तो ऐसा होता ही है, वो तो सब जगह के कोई ना कोई तो लीडर चाहिए, ये हर टीम को एक लीडर चाहिए ही होता है। तो इसलिए फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ पावरफुल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब बिकेम द चीफ ऑफ द ट्राइबल्स एंड ऑफन बिकेम स्पोक्स पर्सन फॉर देयर रेस्पेक्टिव। यानी कुछ लोग आगे आए, कुछ लोग जो पावर में थे वो अपने जो रेस्पेक्टिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बोलने वाले बने, बाहर की कम्युनिटी को इनसे जोड़ा। वरना हमें कैसे पता चलता कि लोग ऐसे रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम तो हमारी प्लेस पे रह रहे हैं, वो अंदर जंगलों में रह रहे हैं। तो कुछ लोग बाहर आए और उन्होंने लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी कि ऐसी भी जातियाँ हैं, आपको उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके भी कुछ राइट्स हैं, और हम लोग इतना मतलब जो आज की जनरेशन है उससे इतना पीछे रह गए हैं, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ रिजर्व राइट होने चाहिए। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने आगे आके बोला। The British believed that these settled tribal groups were much more civilized than the mobile groups. मोबाइल ग्रुप्स बेटा मतलब वो जैसे इधर से उधर घूमने वाले ग्रुप जिनका वो होता है ना, कोई जैसे मोबाइल जब शुरू में आया था तो ये था कि लैंडलाइन होता है तो उसको बात करने के लिए आपको वहीं जाना पड़ता है। मोबाइल को आप कहीं भी लेके घूम सकते हो। यहाँ से मोबाइल ग्रुप से मतलब वही है कि जो इधर उधर घूमने वाले ग्रुप के बजाय ब्रिटिश का तो उनकी जो सोच टोटली वो तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। ओवरऑल उनको अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट चाहिए था। अब इसमें से आप देखना कि उन्होंने कैसे अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट निकाला। उनको ये ज़्यादा इधर उधर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वाले जो ट्राइबल थे उनसे ज़्यादा उनको कौन पसंद आए, जो सेटल होने वाले ट्राइबल ग्रुप्स थे वो पसंद आए। तो द ब्रिटिश कंसिडर्ड देम टू बी मच मोर सेफर एंड स्टेबल देन द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, द पैस्टरलिस्टिस्ट और द हंटर फूड गैदरर्स। ना तो पैस्टरलिस्टिस्ट पसंद आए उन्हें, ना हंटर फूड गैदरर्स पसंद आए, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर से तो बिल्कुल ही वो नाखुश थे। उनको तो सबसे ज़्यादा पसंद आया सेटल ट्राइबल ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि वो तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा उस एरिया से बाहर आए थे जो बिल्कुल घने जंगलों में, जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन की जो अप्रोच कम है वहाँ रहते थे। और ये जो सेटल डाउन हुए तो ऑफकोर्स उन्होंने आपस में अपना घर बनाए होंगे, सोसाइटी के सिस्टम कस्टम समझे हैं अपनी कम्युनिटी के। वो उन्होंने कुछ छोटा सा गांव भी बना लिया और मिल के आपस में 15-20 गांव का एक छोटी सी, जैसे आप भी जानते हैं अभी राजस्थान में कई एरिया है 15-20 मकान मिलके भी एक ढाणी बन जाती है। तो इस तरीके से हो सकता है उन्होंने उनसे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में आए हों, लेकिन बाहर की जो दुनिया है या सोसाइटी में चल रहा है उससे तो वो बहुत पीछे थे। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर को वो पसंद आए। क्यों? What are the reasons? See, impact of the British rule on the life of the tribal people. First reason is the motive of the British was to exploit the forests commercially. So they passed the Forest Act dividing the forest into 3 categories. समझे बेटा? मतलब उन्होंने फॉरेस्ट का जो था वो एरिया उसको भी कैटेगराइज कर दिया। वाई? क्योंकि उसमें जो सबसे अच्छे जंगल भी कई तरह का होता है, कई जंगलों में जड़ी बूटियाँ होती हैं, कई में सिर्फ ऐसे ही हरियाली टाइप वो होते हैं, पेड़ पौधे फल फ्रूट वाले अलग होते हैं, कई ऐसी साल है, सागवान है, इस तरह की लकड़ियाँ होती हैं। तो वो वुडन का काम इसमें काम आती है फर्नीचर बनाने में, या दूसरी उसमें काफ़ी मजबूत होती हैं। तो जंगल भी कई तरह तरह के होते हैं। तो उन्होंने चालाकी से उनको क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। एंड कैटेगराइज इन विच कैटेगरीज? फर्स्ट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकेंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट। यानी और द ब्रिटिश पुट द
best forest in the category of reserved forest. Villagers could not take anything from these forests even for their personal consumption. यानी रिजर्व फॉरेस्ट में उन्होंने सबसे बेस्ट तरह की जंगलों को, जिनमें अच्छे अच्छे तरह के पेड़ पौधे, चंदन की लकड़ी, और ये जिस तरह के जो भी एरिया उस वाइज सदर्न एरिया में जैसे चंदन की लकड़ी ज़्यादा मिलती है, तो उस एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया बना दिया कि भाई उसके अंदर कोई भी एंटर नहीं करेगा, वहाँ से कोई चीज़ नहीं लेगा, वहाँ तो वो तो गवर्नमेंट की है। देखा आपने किस तरीके से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टर्न किया। तो ऑफकोर्स उनको वो बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसको अपने यूज़ में भी ले सकते हैं, तो कंपनी का ही फ़ायदा हुआ। सेकेंड इज़ द ट्राइबल वांटेड द फॉरेस्ट टू मीट देयर वेरियस नीड्स। दे वांटेड द नेचुरली रिच फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। द ब्रिटिश हाउएवर ओनली वांटेड ट्रीज लाइक teak and sal, which would provide strong wood to build ships and rail tracks. So they started cutting down all the other plants and trees. The British wanted the forest to सर्व देयर कमर्शियल पर्पज अलोन। यानी कि ब्रिटिश जो थे वो सिर्फ उन्हीं तरह के ट्रीज चाहते थे, लाइक टीक है और साल है, ये जो दो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, वो उनके किस काम में आते थे, क्योंकि ये एक बहुत सॉलिड लकड़ी होती है, बहुत मजबूत है, सालों साल पानी में भी डूबी रहो तो भी कमज़ोर नहीं पड़ती। तो उनके क्या, ऑफकोर्स उनको तो वो दिमाग में अपना ही प्रॉफिट, अपना ही सब लाभ घूमता रहता है, हमें कैसा फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये लकड़ियाँ तो काम आ सकती। बड़े बड़े शिप्स जो है, पहले जो एयरवेज की तो इतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो फिर क्या शिप से ही जाते थे वहाँ यूरोप वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ये तो यहीं की लकड़ी लो, ये तो बहुत अच्छी है, और रेलवे ट्रैक भी पहले जो है लकड़ी से बनते थे। तो इन सब कामों के लिए उन्होंने क्या कहा कि दूसरे किसी ट्री की हमें ज़रूरत नहीं है, तो जंगलों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ यही पेड़ उगाओ और यही होना चाहिए, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बेनिफिशियल है सिर्फ वही होने चाहिए ट्रीज, बाकी सबको काट दो। अगर वो उनको काट देंगे तो जो भाई ट्राइबल कम्युनिटी है, वो जहाँ ट्राइबल पीपल वो रह रहे हैं, वो क्या काम में लेंगे। तो इस तरीके से ये मतलब धीरे धीरे पॉइंट हुए, पुट आउट हुए, उसकी वजह से उनमें गुस्सा भरा और फ्रस्ट्रेशन हुआ, और जो एकदम से कह लो वोल्केनो टाइप फटा। और बाद में अभी हम इन द लेटर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट वेरियस रिवोल्ट which was made by tribal people. Third is, due to the Forest Acts, life of the tribes was severely affected. They needed the forest to graze their cattle, to collect fruits and roots, to hunt and fish from the forest, rivers and ponds, but forest acts made all these forest based activities illegal. Now if the tribal were found cutting wood in the forest, they were caught by the forest guard, who would harass them by demanding bribes and free food from them. यानी उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया कि ऐसे रूल बनाए और फॉरेस्ट गार्ड और सिक्योरिटी ऑफ कोर्स लगाई कि इस एरिया में जो हमने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रखा है, वहाँ पे या प्रोटेक्टेड एरिया में कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई आ भी जाता, ऑफ कोर्स उनको ट्राइबल्स को तो अपनी डेली टू नीड्स के लिए तो चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो, रूट्स हो, या उनके जानवर हो, कैटल मतलब जानवर वो उनके पालतू, वो कहाँ चरेंगे। तो इस सब के लिए उन्हें जंगल तो चाहिए ही था। तो उन्होंने अगर वो कभी घुस भी जाते तो इलीगल उसको मतलब कर दिया था कि ये तो बैन है, ये तो इलीगल घोषित कर दिया था। तो इस वजह से वो ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गए थे। कभी उन्हें फॉरेस्ट गार्ड पकड़ भी लेता तो खूब उन्हें डराता, धमकाता, उनसे मतलब रिश्वत मांगता। उनका वो तो वैसे ही तो इतने गरीब है, वो कहाँ से रिश्वत देंगे, और उनसे ही मतलब है ना खाना वगैरह उसको नहीं बनाना पड़े, उनसे ही खाना मांग लेता, क्योंकि शिकार करना मुश्किल होता है। पहले की जो सर्कमस्टेंसेस थे वहाँ पे जीना बहुत मुश्किल होता था। शिकार करने जाओ, पता नहीं खुद के ऊपर अटैक हो जाए, कितने लोग जा रहे हैं वापस, कितने लोग जिंदा आए। अभी की तरह जैसे हमारी जो है अर्बन एरिया में एक सेफ लाइफ है, वैसा नहीं होता था। तो वो खाना भी उनसे ही मांग लेता था। इस तरीके से उनको मतलब हैरेस करते थे। Fourth point is, the British government banned shifting cultivation because they regarded
the practice as harmful for the forest. Due to the ban on shifting cultivation, many tribal communities were displaced from the फॉरेस्ट. क्या किया उन्होंने, फिर रूल निकाला कि अब हम बैन कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. कोई भी इधर से उधर शिफ्ट नहीं करेगा, जो जहाँ रह रहा है वही रहेगा. ये कल्टीवेशन से क्या होता है कि फॉरेस्ट को है ना नुकसान पहुंचता है, ये जला देते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं. तो उससे क्या हुआ, वो बेचारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज वाले थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो वाले ट्राइबल पीपल, वो तो उनके तो समझ में नहीं आया वो कहाँ जाए क्या करें. उनके ऊपर तो इतना ज़्यादा मतलब उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे. Fifth is forest laws banned hunting by the tribes. Those who were caught hunting were punished. But while the British deprived the tribes of their traditional hunting rights, they themselves hunted tigers and other big animals as a sport and entertainment. देखा आपने, अपने ही देश में आकर वो हमारे देश के लोगों को तो बैन कर रहे हैं. वो तो उनका कल्चर है, देखो उनका ट्रेडिशन, वो ऐसे रहते थे. तो ट्राइब्स की जो लाइफ थी, भी शिकार करके हंटिंग करके रहना, खाना, अपना इंतज़ाम करना. तो उनको तो उन्होंने हंटिंग को भी बैन कर दिया. पहले तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया, फिर हंटिंग को भी बैन कर दिया. अब हंटिंग को बैन कर देंगे तो वो लोग खाएंगे क्या ये. और खुद क्या करते थे, जैसे टाइगर है या बड़े बड़े जो भी जानवर है, हाथी हैं, हिरण है, इनके शिकार करते थे. और किस लिए, खेल करने के लिए, खेल तमाशों के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए खुद के, क्या वो कंपटीशन कौन किसको मार सकता है. आप जानते हैं पहले के ज़माने में शेर को मार के फिर उसकी खाल वो अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया करते थे. तो अपने शौक के लिए करते थे, जबकि ट्राइबल पीपल तो अपनी नीड्स के लिए करते थे, कि वो जो उनकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो तो उस तरीके की हंटिंग करते थे. लाइक फिशिंग है या छोटा मोटा शिकार है, इस तरीके से. जैसे टाइगर्स को, उसको थोड़ी ना वो इनसे उनको फेस करना बहुत डेंजरस था. टाइगर को मार के थोड़ी खाते थे, वो ऐसा नहीं होता था. तो वो तो ब्रिटिश करते थे खुद के लिए, और अपने इंडियंस के लिए उन्होंने बैन कर दिया था. तो गुस्सा तो फूटना ही था इंडियंस का. Sixth is, as the tribals lost their traditional rights over the forest, many of them were forced to work in mines and plantations. Santals and Orans from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were forced to work in tea plantations of Assam. They were given very low wages and were made to work under harsh working conditions. They were treated as bonded laborers and could not return to their own villages. क्या किया उन्होंने कि जब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया, हंटिंग को बैन कर दिया, ये सब चीज़ें बैन हो गई, उनसे उनके ट्रेडिशनल राइट्स ले लिए ब्रिटिश ने. तो ट्राइबल क्या करते, तो बेचारों को मतलब सर्वाइविंग के लिए उनको फोर्स करते थे कि आपको माइंस में या प्लांटेशन मतलब पौधारोपण, पौधे वगैरह उगाने जंगलों में या जहाँ भी खेतों में, जैसे कि लिखा हुआ असम में चाय की खेती के लिए, उनको प्रेशराइज करते थे कि आप वहाँ जाके काम करो. और बहुत ही कम उस पर क्या कहते, वेजेस इज़ लाइक बहुत ही कम उनको कमाई पैसे देते थे, उसके ऊपर उनको प्रेशराइज करते थे इतने कम पैसों में. और वहाँ पे वर्किंग कंडीशन भी बहुत हार्ड होती हैं. जैसे राजस्थान में जो है फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए वर्किंग कंडीशन हार्ड है. कैसे कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ की कंडीशन अलग है. वहाँ कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. तो इस तरीके से, और कनेक्टिविटी टू द अर्बन एरियाज मतलब मीन्स रोड्स वगैरह कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो वो बहुत हार्श कंडीशन थी वहाँ पर, उसमें उनको प्रेशराइज करते थे काम करने के लिए. 7th point is the pastoral nomads could no longer enter most of the forest for grazing of their animals. Even if they wanted to enter, they needed a permit which specified the timing of their entry and departure. If they overstayed, they were fined. उन्होंने एक और रूल बनाया कि आपको, अगर वैसे तो कोई किसी को एंट्री थी नहीं रिजर्व्ड एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया में जाने की, लेकिन अगर कोई जाना भी चाहता कि भाई सिर्फ जानवरों को चराना है हमें, तो हमारे जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको कैसे हम खिलाएंगे, उनको क्या खाना खिलाएं. तो उनको परमिशन देते, तो भी ऐसी परमिशन देते कि उनका टाइम लिमिट जो है फिक्स होता था. इस टाइम पे जाओगे तो इतनी देर में ही वापस आना है. अगर इससे ज़्यादा 1 मिनट भी लग गया तो यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू पे द
मनी, तो इस तरीके से उनके ऊपर फाइन लगा देते थे। हमारे ही देश में, हमारे जंगलों में, हमारे फॉरेस्ट में, हमारे ट्राइबल्स पे, हमारे पीपल पे इस तरीके के उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन एम्प्लीफाई किए थे। 8th point is the British were suspicious of the nomadic tribes. They were considered to be criminals in 1871. British government passed the Criminal Tribes Act. Now these nomadic tribes were forced to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. एक जो ट्राइब की एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसका नाम था नोमैडिक ट्राइब्स, वो थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड के तौर पे जानी जाती थी। क्रिमिनल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूलर्स। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो क्रिमिनल थे। हो सकता है जिस तरीके से ब्रिटिश ने हमारे पूरे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, तो आने जाने वाले रास्तों में तो उनको लूट लेते होंगे या कोई ऐसा काम करते होंगे, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश वो क्रिमिनल थे। लेकिन ऐसे वो क्रिमिनल थे या नहीं थे, वी डोंट हैव एनी प्रूफ। तो उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट निकाल दिया उनके खिलाफ, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट दीज नोमैडिक ट्राइब्स वर फोर्स्ड टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज। मतलब जहाँ पे कोई ऐसा विलेज गांव है जो हमारे नोटिस में है, जिसकी सारी हमें जानकारी है, आप वहाँ रहोगे, जंगलों में नहीं रहोगे, इधर से उधर नहीं घूमोगे, जाना भी है तो हमारी परमिशन लेके जाओगे। और वो ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस उनके ऊपर दिन भर नज़र रखती थी कंटिन्यूस, क्योंकि ब्रिटिश रूलर को डर होगा कि अगर इनको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज हो गई तो ये हमारे ही खिलाफ अपोज करेंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि आपस में एक दूसरे से मिलें और इस तरीके से इन्हें नॉलेज हो अपने राइट्स की और अपने फ्रीडम के लिए, मतलब इनके ख्यालात बने कि हमें आज़ादी चाहिए, हम क्यों आपकी बात मान रहे हैं, ये कुछ भी इस तरीके की बात उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन करे थे। 9th point is now the pastoral tribes had to pay tax on every animal they grazed in the pastures. This was a huge burden on the poor pastoralists. क्या उन्होंने रूल बनाया कि अब आप, पहले तो ये था कि टाइम ड्यूरेशन फिक्स करी थी, इतना टाइम से उतने टाइम के लिए, नहीं तो अदरवाइज यू विल बी फाइंड। और अब उन्होंने ये किया था कि जितने भी आपके कैटल्स जाएंगे, एनिमल जाएंगे, सपोज 2 गाय गई, 3 बफेल हो गए, 4 बकरियां गई, इस तरीके से, तो इस हर एक एनिमल का अलग उनका चार्ज था, उतने सारे पैसे देकर और फिर आप एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेके जाओ। तो इस तरीके से तो वही उन्होंने टैक्सेशन की पॉलिसी यहाँ पे भी अप्लाई कर दी कि अब बेचारे ट्राइब्स थे, वो कहाँ से इस तरीके का टैक्स देने के लिए पैसा लाते, तो वो भी इनके ऊपर खूब एक्सप्लॉइटेशन करके बर्डन डाला गया। तो ट्राइब्स थे, उनकी लिमिट जो थी सहने की, वो बस अब ख़त्म हो ही रही थी और वो रिवॉल्ट शुरू होने ही वाले थे। द नोमैडिक पेस्टरल ट्राइब्स यूज्ड टू ग्रेज देयर एनिमल्स इन वन एरिया एंड देन move to another. But when the British restricted their movements, they were forced to graze their animals on the same patch of land again and again, which declined the quality of pastures. Poor quality of pastures means insufficient fodder for the animals and deterioration in the quality of cattle. ये जो नोमैडिक पेस्टरल ट्राइब्स थे, वो क्या पसंद करते थे अपने कैटल के लिए कि भाई जगह जगह हम घुमा के, वो तो रहते भी वैसे ही थे जगह जगह घूम के, तो एनिमल्स की जो ग्रेजिंग के लिए उनको पसंद था कि हम अपने जानवरों को जगह जगह घुमा कर फीड करवाएं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर भी बैन लगा दिया कि नहीं, आप नहीं जाओगे, आप तो सेम उसी ग्राउंड पे बार बार, मतलब वहीं उनको तो चराओ, वहीं उनकी ग्रेजिंग का सिस्टम रखो। तो उससे क्या होता था, वो पास्टर्स की क्वालिटी भी ख़राब होती थी और उसका इफ़ेक्ट जो है एनिमल्स पे भी आता था, उनके भी फूड वगैरह और सब, और एनिमल्स पे इफ़ेक्ट आएगा तो दूध की क्वालिटी पे भी ख़राब इफ़ेक्ट आएगा। तो इस तरीके से उनकी पूरी लाइफ को ही, मतलब इंटरफेरेंस करके पूरा जो शांति से कहते हैं कि वो अपने उसमें जी रहे थे, उसको उन्होंने पूरा डिस्टर्ब कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन छोटा नागपुर।
Faced by so much exploitation, many tribal groups rose in revolt. While the records of the British government condemned these revolts and claimed that they were uh, ruthlessly suppressed, the folk songs, folk tales, and the legends of the tribal glorify these as great acts of heroism. Means they they try to suppress the ट्राइबल रिवॉल्ट। हाउ उन्होंने मतलब जब ट्राइबल रिवॉल्ट मतलब जो उन्होंने रिवॉल्ट मतलब उनका जो बहिष्कार करते हैं उनके खिलाफ आंदोलन रिवॉल्ट आंदोलन छेड़ा उनके खिलाफ, तो इस ब्रिटिश ने इनको बैन कर दिया। इन सब इनकी जो गतिविधियां थी उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उनके अपने जो फोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स के ज़रिए अपने लोगों को मतलब हीरोइज्म के किस्से सुनाते थे कि देखो हमारे तो एंसेस्टर्स ऐसे थे, उनकी ये स्टोरियाँ और हम कैसे इनके उसमें स्लेव बन सकते हैं, हम उनके कैसे अधीन आ सकते हैं। इस तरीके से उनकी क्या थी, पेट्रियोटिज्म को जगाने की कोशिश कर रहे थे उस जो भी फोक सॉन्ग्स हैं टेल्स हैं उनके द्वारा। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया और उन्होंने इस सबको रोकने की कोशिश भी करी। फर्स्ट रिवॉल्ट था सैंथल रिवॉल्ट। द सैंथल हु वर सेटल्ड कल्टिवेटर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ लैंड, दे वर फोर्स्ड टू बिकम tenants of the zamindars who charged them a high rent. The helpless Santals were forced to borrow money from the moneylenders who cheated them by charging a high rate of interest. Out of deep anger and frustration, the Santals revolted. जो जमींदारों ने और मनी लैंडर्स ने उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, ब्रिटिशर्स को तो उन्हें देना ही थे टैक्सेशन, तो वापस वही सीरीज बन गई, ब्रिटिशर्स, जमींदार्स, मनी लैंडर्स। वो उनके अंदर खूब एंगर और फ्रस्ट्रेशन भर चुका था, लाइक आई सेड। तो आउटकम कैसा निकला, रिवॉल्ट के उस रूप में, एंड द रिवॉल्ट ऑफ संथाल्स। The main revolt took place between 1855 to 57. The revolt spread across the entire Santhal region from present day Bihar to Odisha. ये जो संथल एरिया था वहाँ का, तो जो प्रेजेंट एरिया का बिहार और उड़ीसा का एरिया है उसके बीच के एरिया में ये आते थे। वहाँ पर मेनली ये जो रिवॉल्ट है वो स्प्रेड हुआ था। द संथाल्स अटैक द मनी लैंडर्स, पुलिस, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। द संथाल मूव द ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम देयर लैंड। मतलब उन्होंने क्या किया, जब हमारे ही लोग हमारे खिलाफ काम करेंगे तो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। मनी लैंडर्स, पुलिस वगैरह ब्रिटेन से थोड़ी आई थी, यूरोप से थोड़ी बिलोंग करते थे, तो इंडिया के ही थे। उनको उनका माइंड सेट ऐसा तैयार कर दिया था, अपने ही लोगों के खिलाफ कर दिया था, उनको ब्राइब दे दे के, उनको डेजिग्नेशन दे दे के इस लालच में। तो उन्होंने भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया और अपने ही लोगों पे जुल्म किए, उनको एक्सप्लॉइट किया। तो फिर उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन फूटा, उन्होंने अटैक किया मनी लैंडर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कोर्ट ऑफिशियल्स के ऊपर, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, इवन क्यों, वाई, बिकॉज क्योंकि ब्रिटिश को अपने देश से, अपनी जगह से भगाना चाहते थे। द संथल्स किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लोकल मनी लैंडर्स। फाइनली द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू गिव सम concession to the Santals and they were assured protection against the exploitation of the moneylenders, policemen and the landlords. The leaders of the Santhal revolt were four brothers, सिद्धू, कन्हू, चंद एंड भैरव। ये जो चार भाई थे ये संथल रिवॉल्ट के जो हीरो कह सकते हो आप, नेता थे उनके। और इन्होंने फाइनली उनको मतलब इतने ब्रिटिश ऑफिसर्स को और जो अपने लोग जो उनके साथ मिल गए थे, मनी लैंडर्स या पुलिस मैन या लैंडलॉर्ड्स जो इनको एक्सप्लॉइट करते थे तरीके से इन द डिफरेंट वेज, तो उन्होंने उनको खूब मतलब नंबर्स में जो है उनको मर्डर किया। तो इससे क्या हुआ, फाइनली ब्रिटिश को झुकना ही पड़ा और उन्होंने कुछ कंसेशन दिया संथल्स को, नॉट फ्रीडम, कंसेशन दिया संथल्स को और उनको प्रॉमिस भी किया कि आपको वो इस तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरीके ये इसका रिजल्ट हुआ किसका, द रिवॉल्ट ऑफ संथल का। अब नेक्स्ट रिवॉल्ट था मुंडा रिवॉल्ट। द मुंडास बिलोंग टू द बिहार रीजन। देयर रिवॉल्ट वाज लेड बाय
Birsa Munda. The main revolt took place in 1899 to 1900. It aimed at driving away the British and establishing the Munda Raj, led by Birsa Munda. ये जो बिरसा मुंडा के उनके देखभाल में ये वो चला था, इसलिए मुंडा रिवॉल्ट इसका नाम है। और इनके नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, उनका नाम है ये नेता का, जो इन्होंने इस रिवॉल्ट को जो है मॉनिटराइज किया था। ओके, and they wanted to go back to the golden age when the Mundas had been free from all injustice and oppressions. In this revolt also the main target of attack were the British officers, missionaries, moneylenders, zamindars and the policemen. इनकी भी वही स्ट्रेटेजी थी कि हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होना चाहिए, हम तो हमारे उस ट्रेडिशनल गोल्डन टाइम में वापस जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई इंजस्टिस नहीं था, मुंडास का राज था, सब अपने अपने जीवन में खुश थे, क्योंकि है तो वही ट्राइबल ही है, ये अपने उसमें खुश थे। लेकिन अब उनका भी यही टारगेट हुआ कि अटैक करो इन ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, मिशनरीज, मनी लैंडर्स पे, जमींदारों पे, पुलिसमैन पे, जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं उन सबको मर्डर करो, ये उनकी प्लानिंग थी। एंड दे वांटेड द राइट्स ऑन द लैंड्स व्हिच बिलोंग टू देयर एंसेस्टर्स। एज द लीडर ऑफ द मुंडास, बिरसा टू वांटेड हिज पीपल टू रिवाइव द गोल्डन एज ऑफ द past when Mundas cultivated their own land, took care of the forest and lived in harmony with nature। यानी कि वो अपने उन्हीं गोल्डन डेज में, सुनहरे दिनों में वापस जाना चाहते थे, जहाँ वो हारमनी के साथ शांति से सुकून से रहते थे। जितना भी था वो अपने आप में खुश थे। उन्होंने कभी भी अर्बन एरिया वालों से या किसी से भी कंपैरिजन या कंपटीशन कुछ भी नहीं किया। वो अपने लाइफ में खुश थे और वो वापस उसी में जाना चाहते थे, ब्रिटिश रूल को जो है ओवरकम करके, अपनी हर जगह से मतलब ब्रिटिशों को भगाकर। तो द एम ऑफ द रिवॉल्ट वॉज टू सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एज द लीडर। They attacked the landlords who were taking over their land, the money lenders who cheated them, the policemen who harassed them, and the missionaries who attacked their traditional culture. The Mundas attacked police stations and churches and looted the property of money lenders and zamindars. The Munda revolt showed that tribal people can revolt against colonial oppressions and injustice। यानी कि मुंडास की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो बिरसा के अंडर में काम कर रही थी, उनकी लीडरशिप में काम कर रही थी, उन्होंने इस तरीके से इतने ज़्यादा अटैक किए, उनकी जो स्ट्रेटजी थी इतनी सही थी कि ब्रिटिशर्स और ये जो पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को कहते थे कि ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे, उनको भी रियलाइज करवा दिया कि ट्राइबल पीपुल हैं वो किसी भी उसमें कॉलोनियल सिस्टम या अर्बन पीपुल से कम नहीं, वो अपने राइट्स के लिए, इंजस्टिस के खिलाफ लड़ सकते हैं। वो दे टू हैव द करेज टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नाउ द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड एंड ब्रिटिश captured Birsa Munda. The Mundas were given back their traditional rights over their land. Government officials were now more responsive to the complaints and grievances of the Mundas। क्या हुआ कि उन्होंने उनके जो लीडर थे बिरसा को अरेस्ट कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उन्होंने जो था रिवॉल्ट को चालू रखा और इन द एंड दे वॉन कैसे उनको अपने एरिया में जो भी उनका लैंड था उनको सारे राइट्स वापस दे दिए गए, जो भी उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे, चाहे वो हंटिंग के हो, फिशिंग के हो, कल्टीवेशन के हो, ग्रेजिंग के हो, ऑल दिस काइंड ऑफ राइट्स दे रिटर्न बैक टू द मुंडास ट्राइबल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए तो अब ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब मुंडास के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट्स आए तो इनके ऊपर ध्यान रखो, अब इनको दबाना अपन को किसी भी तरीके, इनको देख के दूसरे लोग भी सीखेंगे, तो इस तरीके से तो हमारी जो है सत्ता पे और हमारे जो एम्पायर पे पूरा खतरा आएगा। इसलिए उन्होंने इनको तो राइट्स दे दिए, पर नज़र रखी हुई थी कि अब ये तो कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे। और द रिवॉल्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ये तो थे आपने देखा ज़्यादातर बिहार, उड़ीसा और इस एरिया के थे। अब नॉर्थ ईस्ट में जो रिवॉल्ट हुए थे उनकी डिटेल है। रिवॉल्ट ऑफ नागाज रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1849 बट दे वर ब्रूचुअली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश इन 1851। नागाज जो थे उन्होंने भी एक रिवॉल्ट की आवाज़ उठाई अपनी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डरा धमका कर दबा दिया जाता था।
और इनके साथ भी यही हुआ। 1851 में दब भी गया और 1849 में शुरू हुआ था, यानी 2 साल भी नहीं चला। एंड द रिवॉल्ट ऑफ खासिस इन असम, द खासिस रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1829। द खासिस अपोज द ब्रिटिश हु डिजायर टू कंस्ट्रक्ट द road which passed through their native land. They decided to throw out the Britishers not only from hilly area but also from the plains. The insurrections between Khasis and British lasted for about 4 years. In the end, the Khasis were brutally suppressed. यानी कि जो खासिस का ट्राइबल कम्युनिटी है ये असम में थी और 1829 में इनका जो था शुरू हुआ था रिवॉल्ट, और 4 साल तक इन्होंने दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, लेकिन इन द एंड उनको हार माननी ही पड़ी, उनको दबा दिया गया। उनको भी, वो भी ब्रिटिश को थे अपनी जगह से, अपने लैंड से भगाना चाहते थे। And the revolt of Kukis in Manipur and Tripura. The Kukis were the inhabitants of Lucia Hills in and around the region of Manipur and Tripura. They raided the British territories respectively in 1829, 1844 and 1859 but were forced to surrender finally in 1850. यानी कि वहाँ ये जो मणिपुर और त्रिपुरा का ट्राइबल एरिया था वो इनहेबिटेंट्स किसके थे? लुशई के। एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी? कुकीज। इन्होंने जो है ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन इनके भी रिवॉल्ट को दबा दिया गया। कब? 1850 में। And the revolt of Khons in Odisha. The Khons of Odisha led a primitive life. They revolted against the British in 1846 because they feared that the British would annex their land and force them to adopt other occupation. Finally, they were suppressed by the Britishers in 1848 and surrendered to the British rule. यानी कि जगह जगह जैसे लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, उड़ीसा में भी हॉन्ट्स नाम की ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ अगेन एंड अगेन मतलब वो रिवॉल्ट जो है उठता रहा थोड़े थोड़े टाइम में, और सबका ये था कि अंग्रेज़ों को अपनी जगह से भगाया जाए। तब भी पेट्रियटिज्म या नेशनलिज्म नहीं आया था कि इंडिया से ही भागना चाहिए इनको, आफ्टर ऑल इंडिया तो हमारी कंट्री है ना, तो इनको तो यहीं से ही जाना चाहिए। लेकिन जो भी है वो एरिया वाइज तो सोच ही रहे थे। खैर, there were many other revolts by the different tribes. Coles revolted in 1831 to 32. Buster Rebellion in central India broke out in 1910, and the Valli Revolt in Maharashtra in 1940. These tribal revolts proved that the simple and innocent tribal people could revolt against oppressions and exploitation of the colonial rule. When their patience crossed limits, they too took up arms against the British. कि कितनी बड़ी बात कही है ये कि किसी के भी पेशेंस लेवल को अगर टेस्ट करेंगे आप, उनके ही घर में जाके, उनकी ज़मीन पर जाके उनके लिए रूल्स बना रहे हैं जिससे कि उनकी जो लाइफ है हेल बन गई है, उनकी डेली लाइफ की चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं हो रही है, फैसिलिटीज़ तो छोड़िए, जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो तक नहीं मिल रही हैं, तो उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन तो बाहर आना ही था। और इसने, इन सब रिवॉल्ट्स ने साबित किया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इस तरीके के ट्राइबल पीपल जिनको इनोसेंट कहते हैं, जो बाहर के वो लोगों से इतना मेल जोल नहीं है, चालाकी नहीं है, उस तरह के लोग भी जो है आवाज़ उठा सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं कि उनको कोई डर नहीं है। ये इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है, उनका कंपैरिजन किया गया है कि अपने राइट्स के लिए वो भी जो है इस एक्सप्लॉयटेशन और ये जो ऑपरेशंस चल रहे थे उनके अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट कर सकते हैं। और ब्रिटिश को, जो जिनको इतनी नॉलेज नहीं, सोचो ब्रिटिश जो थे यूरोप से आए थे, उनको तो इंडिया से ज़्यादा मॉडर्न थे, हर चीज़ की ज़्यादा नॉलेज थी, और ये जो ट्राइबल पीपल थे वो भी इंडिया में रहकर भी इंडिया के लोगों से पीछे थे, तो ऐसे में भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाना दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर द ट्राइबल पीपल्स। तो इससे उनकी वो बहादुरी ही साबित होती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।